नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एके सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रीलिम्स 2024 का जो नया सिलेबस है और उस नए सिलेबस में जितने भी नए टॉपिक्स आए हैं उन सभी नए टॉपिक्स को हम लोग इस सीरीज में काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल डिटेल और एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ कवर कर रहे हैं। इसी सीरीज में ये वीडियो नंबर होने वाला है 4। जी हाँ, ये 4th लेक्चर है। मैंने सबसे पहले वीडियो में कंप्लीट भारतवर्ष और उसके कॉन्सेप्ट्स को जो है डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने वेद, वेदांग, षड दर्शन और सब कुछ वेदों से जुड़ा हुआ वो डिस्कस किया था। उसके बाद तीसरे लेक्चर में मैं आप सभी लोगों के लिए प्राचीन ज्ञान परंपरा यानी कि एंशिएंट इंडियन नॉलेज के बारे में मैं आपके लिए लेक्चर लेके आया था। और ये जो चौथा लेक्चर है ये एक गणराज्य, जिसको हम गणतंत्र के नाम से भी जानते हैं, उस टॉपिक पर आधारित है। नए सिलेबस के नए टॉपिक्स को ही हम कवर कर रहे हैं इस सीरीज में। और दोस्तों, इसी सीरीज के साथ साथ एक बहुत ही शानदार सीरीज जिसको सभी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, और वो कौन सी सीरीज है कि प्रीलिम्स 2024 में क्या आएगा। जी हाँ, उस सीरीज का यही नाम है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स 2024 बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जहां पर वीडियो के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाया जाता है, वो किस प्रकार पूछा गया और उस पर आधारित नए प्रश्न प्रीलिम्स 2024 में क्या आएंगे, आपको वो भी जो है वहां पर लगातार बताए जाते हैं। दोस्तों, आइए सबसे पहले हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। कंप्लीट जानकारी लेते हैं गणराज्य, गणतंत्र, ये जो शब्द होते हैं इसके बारे में नया टॉपिक ऐड किया गया है। क्वेश्चंस मैं आपके लिए बना के लाया हूं हर बार की तरह, क्योंकि प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं तो बिना क्वेश्चंस के तो काम हो ही नहीं सकता। कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस बहुत जरूरी हैं। दोनों में से एक भी चीज की कमी होगी तो मामला खराब हो जाएगा। क्वेश्चंस पे मैं आपको लेके आऊंगा। सबसे पहले मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूं जो कॉन्सेप्चुअल है, बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा समय लगेगा नहीं। टॉपिक है दोस्तों रिपब्लिक यानी कि गणराज्य। पहले समझेंगे टॉपिक और फिर करेंगे उस पर आधारित एमसीक्यू की एग्जाम में केवल इस टॉपिक से हमको क्या क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, उन पे चर्चा करेंगे। ओके, चलिए आइए देखते हैं। पॉइंट वाइज पॉइंट इसको डिवाइड किया है मैंने। आइए देखते हैं। सबसे पहली बार आपको लेकिन मैं ये बता दूं कि पहले तो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, या फिर दूसरे तीसरे पॉइंट में मीनिंग आने ही वाला है, तो तब तक वेट कर लेते हैं, दूसरे पॉइंट में समझ लेंगे। दोस्तों, ये माना जाता है कि ये जो रिपब्लिक का ये जो ट्रेडिशन है, गणराज्यों की ये जो परंपरा है, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी ग्रीस से। तो पहला फैक्ट तो आपका यही हो गया। तो गणराज्य व्यवस्था की शुरुआत अगर हम इतिहास उठा के देखते हैं कहां से हुई थी? ग्रीस से। लेकिन अगर हम अपने प्राचीन भारत में और पीछे की तरफ जाएं तो ग्रीस में जब गणतंत्र चालू हुआ है, ग्रीस के अंदर जब रिपब्लिक चालू हुआ है, तो उससे हजारों साल पहले से ही इंडिया में ऑलरेडी रिपब्लिक सिस्टम चल रहा था। उसके प्रूफ भी मौजूद हैं। ठीक है, पहला पॉइंट दोस्तों यही कहता है। दूसरा पॉइंट हमको क्या देखने को मिलता है? दूसरा पॉइंट हमको देखने को यह मिलता है कि जितने भी ये गणराज्य होते थे, मैं गणराज्य की जगह गणतंत्र बोल देता हूं, या चलो गणराज्य ही बोलता हूं। गणराज्य में आप ऑटोमेटिकली समझ जाना, इंग्लिश में मैं रिपब्लिक बोल रहा हूं, ठीक है। तो जितने भी ये गणराज्य होते थे, इनका जो शासन व्यवस्था होती थी, इनका जो गवर्नेंस सिस्टम होता था, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता था। और यहां पर जो लोग रहा करते थे वो बड़े खुश रहते थे, काफी हैप्पी रहते थे। अभी फैक्ट्स आए नहीं है, फैक्ट्स आना भी शुरू होंगे। थोड़ा एक बेसिक समझना जरूरी है कि एक होता है राजतंत्र, मतलब राजा राज करता है। एक होता है गणतंत्र यानी कि प्रजा राज करती है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस भी आप समझ जाना। राजतंत्र में राजा का राज और गणतंत्र में प्रजा का राज। अब ये जो गणतंत्र हम शब्द बोलते हैं, तो गणतंत्र शब्द में जो ये जो गण शब्द होता है, गण शब्द का मतलब क्या होता है? तो गण यानी कि गणना करना, नंबर, है ना। तो गण शब्द का मतलब क्या होता है? संख्या यानी कि समूह, इंग्लिश में नंबर और ग्रुप, ठीक है ना। तो देखो, गण राज्य, तो गण का मतलब क्या हो गया? गण का मतलब हो गया लोग, और राज्य का मतलब क्या हो गया? राज्य का मतलब हो गया राज करना। तो लोगों का राज करना, लोगों का राज करना, यही होता है, ठीक है। रिपब्लिक, जैसे डेमोक्रेसी शब्द बोलते हैं लोकतंत्र, बिल्कुल वैसा ही सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो लोगों का राज करना, जहां पर गण का मतलब होता है संख्या यानी कि समूह, नंबर और ग्रुप,
ठीक है। अच्छा, तो अगर हम गणराज्य शब्द बोल दें तो गणराज्य बोल दो या गणतंत्र बोल दो, दोनों का मतलब एक है। तो पूरे गणराज्य शब्द का मतलब, पूरे गणतंत्र शब्द का मतलब क्या हुआ? बहुसंख्यक का शासन, यानी कि रूल ऑफ नंबर्स। जी हां, पूरे इलाके में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सभी का शासन। किसी इलाके में अगर 100 लोग रह रहे हैं तो 100 के 100 लोग मिलके उस जगह को चला रहे हैं, उसी को गणतंत्र, उसी को गणराज्य दोस्तों कहते हैं। अंग्रेजी में उसको रिपब्लिक कहते हैं। अगर वहां पर 100 लोग रह रहे हैं और केवल एक राजा अपना राज्य चला रहा है वहां पर, तो उसको फिर गणराज्य नहीं बोलेंगे, उसको गणतंत्र नहीं बोलेंगे, उसको बोला जाएगा राजतंत्र। ठीक है, तो वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। हमारा फोकस केवल गणराज्य पे है, गणतंत्र पे है। अब दोस्तों एक बहुत ही शानदार फैक्ट आपका यहां पर आने वाला है। क्या फैक्ट आने वाला है कि ये जो गणराज्य शब्द है ना, ये जो गणराज्य शब्द है, ऋग्वेद में इसका जिक्र कितनी बार किया गया है? तो ऋग्वेद में इसका जिक्र 40 टाइम्स, यानी कि 40 बार जो है इसका जिक्र किया गया है। अथर्ववेद में गणराज्य शब्द का जिक्र कितनी बार किया गया है? तो अथर्ववेद में गणराज्य शब्द का जो जिक्र है दोस्तों, उसको 9 बार जिक्र किया गया है। तो ऋग्वेद के अंदर 40 बार जिक्र हुआ है और अथर्ववेद के अंदर जो है 9 बार जिक्र हुआ है। इसको जो है आप याद रखिएगा। और फिर उसके बाद काफी सारे पौराणिक ग्रंथ हैं, काफी सारे माइथोलॉजिकल टेस्ट हैं, उसमें तो ना जाने कितनी बार ये शब्द यूज हुआ है, लेकिन हमारा मेन ऋग्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में 40 बार हुआ है और अथर्ववेद में 9 बार जिक्र हुआ है गणराज्य शब्द का। इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं, आगे और क्या हमको फैक्ट देखने को मिलता है। आगे जो चीज लिखी हुई है दोस्तों, थोड़ा सा नीचे कर देता हूं मैं इसको। हाँ, पॉइंट नंबर 6 जो हमारा लिखा हुआ है उसको भी हम देख लेते हैं कि अगर हम अपना वैदिक लिटरेचर, यानी कि अगर हम अपना वैदिक साहित्य उठा के देखें, तो वैदिक साहित्य में कई जगह हमको ऐसी इंफॉर्मेशन, कई जगह ऐसी सूचना, ऐसी जानकारी हमको मिलती है जहां से हमको पता चलता है कि भारत में काफी सारे स्थानों पर, काफी सारी जगह पर गणराज्य व्यवस्था उस जमाने में चल रही थी, यानी कि रिपब्लिकन गवर्नमेंट उस जमाने में चल रही थी। ठीक है, ये चीज हमको समझ में आई। अब उसके बाद दोस्तों ये जो गणराज्य का जो पूरा टॉपिक है ना, इसको हमने समय के हिसाब से टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। समय के हिसाब से हमने ये पूरी गणराज्य व्यवस्था को कितनी पार्ट्स में डिवाइड किया है? 3 पार्ट्स के अंदर हमने इसको डिवाइड किया है। आइए मैं एक एक पार्ट आपको जो है समझाता चलता हूं। पहला दोस्तों जो समय है वो कब का है? वो है 450 बीसी, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से 450 साल पहले चले जाओ। यानी कि देखो, अभी हम जीसस क्राइस्ट के जन्म से कितने साल आगे आ गए हैं? अभी हमारा चल रहा है 2024, तो जीसस क्राइस्ट के जन्म के 2024 साल बीत चुके हैं और हमें जीसस क्राइस्ट के जन्म के भी 450 साल पीछे जाना है। तो यानी कि लगभग मोटा मोटा हमको आज से लगभग 2474 साल पीछे जाना है। तो एक समय तो वो है जब गणराज्य व्यवस्था चल रही थी। ठीक है, तो आइए हम 450 बीसी में चलते हैं, 450 ईसा पूर्व में। यहां पर क्या है, जब ये 3 सेक्शंस बटे हुए हैं ना, कि गणराज्य के 3 अलग अलग दौर थे, तो यहां पर अलग अलग गणराज्यों के नाम आएंगे, अलग अलग रिपब्लिक्स के नाम आएंगे। तो नाम को आपको अच्छे से मेमोराइज करना है। ठीक है, वो खेल है यहां पर। सुनिएगा, तो जो 450 बीसी के आसपास का समय है, वहां पर हमको किन के बारे में देखने को मिलता है? पीपली वन में रहने वाले मौर्य, उसके बाद कुशीनगर और काशी के मल्ल, कपिलवस्तु के शाक्य और मिथिला के विदेह और वैशाली के लिच्छवी। दोस्तों मैं बता दूं, ये जितने भी आप यहां पे नाम देख रहे हो ना, पीपली के मौर्य, कुशीनगर, जो जगह के आप नाम देख रहे हो, जैसे कि यहां पर पीपली नाम आ गया, कुशीनगर नाम आ गया, काशी नाम आ गया, कपिलवस्तु नाम आ गया, मिथिला नाम आ गया, वैशाली नाम आ गया। तो जो जगह के यहां पर जितने भी नाम आए हैं, ये सारे के सारे दोस्तों रिपब्लिक हैं। ये सारे के सारे गणराज्य व्यवस्था है। ये सारे के सारे क्या हैं? गणराज्य व्यवस्थाओं के नाम हैं, क्योंकि टॉपिक ही भाई गणराज्य का चल रहा है ना। अगर कोई आपसे पूछ ले कि दुनिया का सबसे पहला गणराज्य बताओ या हिंदुस्तान का सबसे पहला गणराज्य बताओ, तो बेशक आपको आंसर क्या देना है? वैशाली का। तो दुनिया का सबसे पहला गणराज्य कौन सा था?
या हिंदुस्तान का पहला गणराज्य वो आपसे बोले, आपको बोलना है वैशाली। और वैशाली में किन लोगों का राज चल रहा था? तो वैशाली में लिच्छवी लोगों का राज चल रहा था। किसका राज चल रहा था? लिच्छवी लोगों का राज चल रहा था। ये भी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत तगड़ा एमसीक्यू है जो इस टॉपिक में से बन सकता है। ठीक है, तो 450 बीसी के आसपास जो थे गणराज्य, हमने उनके नाम देखे। अब हम सीधे कहां आ जाते हैं? 450 से थोड़ा हम समय में आगे आते हैं, यानी कि 300 ईसा पूर्व की तरफ जो है हम लोग आते हैं, 300 बीसी के आसपास। यहां पर हमको कौन से रिपब्लिक्स, कौन से गणराज्यों के नाम देखने को मिलेंगे? आइए वो भी हम देख लेते हैं। एक नाम दोस्तों हमको देखने को मिलेगा अटल, एक नाम हमको देखने को मिलेगा अराट, एक नाम हमको देखने को मिलेगा मालव, और एक नाम हमको देखने को मिलेगा क्या? मिसोई। ठीक है, तो एक है अटल, एक है अराट, एक है मालव, और कौन सा है? मिसोई। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि मिसोई में बहुत सारा माल पड़ा है ना, और रात भर वो माल पड़ा रहेगा, लेकिन हमको अपने काम पर अटल रहना है, हमें उस माल को चोरी होने से बचाना है। तो रसोई में माल पड़ा है तो रसोई से मिसोई, और हमें उस माल को बचाना है, तो रसोई में क्या पड़ा है? माल, तो रसोई से मिसोई और माल से मालव। और हमें क्या करना है? रात भर उसको बचाना है चोरों से, तो रात से अराट, और हमको अटल रहना है अपने इस फैसले पर, तो अटल। ठीक है, तो मिसोई, रसोई से मिसोई, माल से मालव, रात भर से अराट, और अटल से तो अटल है ही। तो ऐसे भी आप याद रख सकते, को रिलेशन पूरा कंप्लीटली आपका फंडा है, जैसे भी आप याद रखना चाहो। ठीक है, तो ये हमको 300 ईसा पूर्व के आसपास के नाम देखने को मिलते हैं, ये भी गणराज्यों के नाम है। आपसे ऐसे ही पूछ लेगा ना यार, मतलब ऐसे ही बता देगा कि बताओ बताओ भैया निम्नलिखित में से कौन सा एक गणराज्य का नाम नहीं है, तो उसके लिए आपको जितने भी प्राचीन भारत के जो इंपॉर्टेंट 20-25 गणराज्य हैं, 15-20 हैं, उनके नाम पता भी तो होने चाहिए ना, कि उसमें एक नाम आ गया मिसोई, पहचान जाओगे, मिसोई रसोई। अटल, ये भी पहचान जाओगे। अराट, ये भी पहचान जाओगे। वैशाली, ये भी पहचान जाओगे। कपिलवस्तु, ये भी पहचान जाओगे। तो आपको क्या चीज गणराज्य है उसके नाम पता होंगे, तो जो भी उसमें ऑड वन आउट होगा आप समझ जाओगे भैया ये तो नहीं था, ये तो हमने नहीं पढ़ा था, तो ऑटोमेटिकली पहचान में आएगा। ठीक है, अच्छा, और जैसे मैंने अभी आपको बताए थे कपिलवस्तु के फलाने, है ना, मल्ल यहाँ के, ये यहाँ के, तो वो भी क्वेश्चन बनता है कि कौन कहाँ का है। जैसे कि वैशाली में कौन था? लिच्छवी, तो ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं, है ना, तो कैसे भी बन जाएगा, आपके पास कंटेंट सामने है। अब दोस्तों हम सीधे कहाँ आ जाते हैं? पहले हमने लगभग 450 बीसी पढ़ा, फिर हमने 300 बीसी पढ़ा। अब हम जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद आगे समय में आ चुके हैं। अब हम आ चुके हैं 350 एडी, यानी कि 350 ईस्वी। अब यहां पर हमको कौन कौन से गणराज्य व्यवस्था देखने को मिलती है? तो ये क्या बोलता है कि जो तीसरा कालखंड था, यानी कि जो थर्ड टाइम पीरियड था, वहां पर पंजाब, राजपूताना, पहले राजस्थान को राजपूताना कहते थे, तो पंजाब, राजपूताना और मालवा, ये तीन इलाके इन्होंने यहां पे बताए हैं जहां पर जो है काफी सारे गणराज्य मौजूद थे, है ना। तो केवल अभी तो लोकेशन के हिसाब से बता दिया कि पंजाब में थे गणराज्य, राजपूताना राजस्थान में थे, मालवा में काफी सारे गणराज्य थे, ऐसा नहीं है, नाम भी बताएगा अभी हमको। देखो काफी सारे गणराज्य थे, जिसमें से कुछ के नाम ये देखो हमको बता रहा है। एक का नाम ये हमको क्या बताता है? एक का नाम बताता है योधे, योधे, कौन थे? योधे। एक बताता है मालव, मालव, तो ये तो हमको याद रहेगा। उसके बाद एक बताता है वृष्णी संघ, क्या बताता है? वृष्णी संघ। तो पंजाब, राजपूताना और मालवा में अनेक रिपब्लिक थे, अनेक गणराज्य थे, जिसमें से कुछ थे योधे, मालव और वृष्णी संघ, ये इन्होंने हमको नाम बता दिए। ठीक है, तो हमने 3 टाइम पीरियड्स के हिसाब से भी देख लिया, क्योंकि पता ये टॉपिक बहुत छोटा है। ये टॉपिक जो है ना, गणराज्य केवल एक शब्द उठा के दीजिए, ज्यादा कंटेंट नहीं है, खोज कर करके कंटेंट निकाला है आप लोगों के लिए, और खोज कर करके एमसीक्यूज बनाए हैं आप लोगों के लिए। मजा आएगा पूरे लेक्चर को एंड तक आप देखोगे तो। अब सुनो, अब एक प्राचीन जमाने का मैं आपको ऐसा गणतंत्र बता रहा हूं जो कि सबसे बड़ा था और सबसे ज्यादा इलाके में फैला था। यह बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, नाम सुनो दोस्तों इस गणतंत्र का। इसका नाम था अर्जुनायन, अर्जुनायन गणतंत्र, अर्जुनायन गणतंत्र। ये देखिए
अर्जुनायन गणतंत्र, ये कहां से कहां फैला हुआ था, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं कि ये कहां से कहां फैला हुआ था। इसको हम हटाते हैं। तो दोस्तों देखो, ये सहारनपुर मतलब यूपी में आता है, भागलपुर बिहार में आता है, लुधियाना पंजाब में आता है, और दिल्ली। तो दिल्ली, दिल्ली और ऊपर पंजाब, और उधर पूर्व में आपका बिहार, और फिर इधर यूपी। मतलब यूपी, बिहार, दिल्ली, पंजाब, चारों ये इतने बड़े बड़े इलाकों में फैला था। और नाम क्या था इस गणतंत्र का? अर्जुनायन गणतंत्र। उस जमाने का सबसे बड़ा गणतंत्र था ये, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। और अर्जुनायन गणतंत्र में जो लोग रहते थे बड़े खुशहाल तरीके से रहते थे, और कोई भी मुसीबत आती थी तो उसका सामना जो है मिलकर करते थे, जॉइंटली करते थे। यही उसमें सबसे बड़ी खासियत होती है गणतंत्र के अंदर, कि सब लोग एकजुट रहते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी। ठीक है, चलो। तो अर्जुन आयन पे मैंने आपको बताया। अभी इसका क्वेश्चन भी आएगा, देखना अर्जुन आयन का। क्या कौटिल्य, कौटिल्य, कौटिल्य मतलब चाणक्य भी आप बोल सकते हो। तो कौटिल्य की जो किताब है अर्थशास्त्र, उसमें भी उन्होंने कुछ गणतंत्रों के जो है नाम बताए, वो भी आप देख लो यहां पर। कौटिल्य ने भी अपनी किताब में कुछ गणतंत्रों के नाम बताए हैं, जैसे कि लिच्छवी। लिच्छवी वालों का तो खैर वही था, वैशाली में रहते थे लिच्छवी वाले। तो एक बताया है ब्रजक, एक बताया है मल्लक, एक बताया है मदक, एक बताया है कंबोज, ठीक है। तो इन सभी गणराज्यों का नाम बताया है। कौन कौन से? लिच्छवी, तो लिच्छवी वालों का तो वैशाली था ही। एक नाम बताया ब्रजक, एक नाम बताया है मल्लक, एक नाम बताया है मदक, और एक नाम बताया है कंबोज। तो ये वो गणराज्य हैं जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र किताब में है। तो आपसे यह भी प्रश्न बन सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा गणराज्य कौटिल्य की अर्थशास्त्र में नहीं है। तो एक नाम आपको उठा के दे देगा जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र में नहीं है, बाकी सारे नाम यही वाले दे देगा। तो आपको पहचानना होगा कौन सा हमने किताब में नहीं पढ़ा था। तो आपने ये वाले पढ़े थे, लिच्छवी और ब्रजक, मल्लक, मदक और कंबोज। ये कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र नामक किताब में इन गणराज्यों का नाम मेंशन किया था। ओके, चलो आगे देखेंगे। आगे और क्या लिखा हुआ है, जो अब ये भी सुनो, ये भी बड़ा जरूरी है कि हम, आपने काफी बार इनका नाम सुना होगा, ग्रीक राजदूत यानी कि ग्रीक एम्बेसडर। नाम क्या था? मेगास्थनीज। इन्होंने भी कई गणराज्यों के नाम बताए हैं। जैसे कि इन्होंने एक नाम बताया है शुदक, है ना, एक नाम, इसको सही कर लेना। एक इन्होंने नाम बताया है शुदक, एक इन्होंने नाम बताया मालव। देखो मालव तो कई जगह मेंशन में आ रहा है। और एक इन्होंने नाम बताया शिवी। वैसे तो इन्होंने 8-10 गणराज्यों के नाम बताए। ये 3 मेन नाम हैं जो गणराज्यों के इन्होंने बताए हैं। किसने? ग्रीक राजदूत थे मेगास्थनीज, इन्होंने, ठीक है। अभी आगे और क्वेश्चंस में फैक्ट्स आएंगे तो बहुत ज्यादा तगड़ा जो है होने वाला है। अब सुनो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक वार्तालाप है। गौतम बुद्ध ने 7 कारण बताए थे। कितने कारण बताए थे? ये भी फैक्ट याद रखना। गौतम बुद्ध ने कितने कारण बताए थे? तो गौतम बुद्ध ने टोटल 7 कारण बताए थे कि कोई गणराज्य क्यों इतना सफल होता है, कोई भी रिपब्लिक इतना सक्सेसफुल आखिर क्यों हो जाता है। उसके 7 कारण बताए किसने? गौतम बुद्ध ने। तो एक एक करके हम सारे कारणों को जो है यहां पर पढ़ लेते हैं। सबसे पहला कारण यह था कि जो गणराज्य होते थे ना, वो जल्दी जल्दी सभाएं बुलाते थे, यानी कि मीटिंग्स जो है फ्रीक्वेंटली करते थे। अब जो मीटिंग ही नहीं करता, जो सभाएं नहीं बुलाता, उसको अपनी समस्याओं पर चर्चा करने का समय ही नहीं मिलता, तो वो तो कभी सफल हो नहीं सकता। अब जो लगातार मीटिंग करता रहता है, सभा बुलाता रहता है, डिस्कशन करता रहता है, तो उसकी सफल होने की जो है चांसेस ज्यादा होती हैं, ठीक है ना। और जो इसके जितने भी गणराज्य के मेंबर्स होते थे वो सब पार्टिसिपेट करते थे, भाग लेते थे उसमें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद गणराज्य क्यों सफल होते थे, उसका दूसरा कारण गौतम बुद्ध ने क्या बताया? उन्होंने कहा कि गणराज्य में जो भी कामकाज होता था ना, वो मिलजुल के होता था। तो उनके अंदर एकता रहती थी, कोई किसी भी प्रकार की कोई फूट नहीं डाल सकता था, सब कुछ काम वो मिलजुल के करते थे। सबका साथ सबका विकास वाला कॉन्सेप्ट जो है दोस्तों वहां पर चालू हो गया था, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या कारण बताया गौतम बुद्ध ने गणराज्यों की सफलता का? तो जितने भी रिपब्लिक थे ये कानूनों का पालन करते थे, कोई किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करते थे, तो बिल्कुल तौर तरतीब से, तहजीब से रहते थे। उसके बाद चौथा कारण क्या था कि रिपब्लिक क्यों सक्सेसफुल थे? तो ये जितने भी वरिष्ठ लोग थे, जितने भी वृद्ध लोग थे, उनका सम्मान किया जाता था गणराज्यों में।
पांचवा कारण क्या था, क्यों सफल हुए गणराज्य? क्योंकि ये महिलाओं के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं करते थे, इसीलिए सफल थे। उसके बाद छठा कारण क्या बताया गौतम बुद्ध ने? ये अपने धर्म पर एकदम दृढ़ विश्वास रखते थे, एकदम स्ट्रांग फेथ रखते थे अपने धर्म के ऊपर, कि इनको इनके धर्म पर पूरा भरोसा था और किसी भी तरीके से धर्म का रास्ता अपना छोड़ते नहीं थे। तो ये भी एक छठा कारण था कि क्यों गणराज्य इतने सफल थे उस जमाने पर। सातवां कारण क्या दिया गौतम बुद्ध ने? ये अपने अपने कामों का, अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, अपनी अपनी ड्यूटी को निभाते थे, कोई भी किसी के काम में हस्तक्षेप या इंटरफेयर नहीं करता था। तो दोस्तों ये थे वो 7 कारण जो गौतम बुद्ध ने दिए कि कोई भी गणराज्य क्यों इतना सफल आखिर हो जाता है। तो अब मैं समझता हूं अब हो चला है। टॉपिक बड़ा छोटा सा था, मैंने सारी जानकारी कॉन्सेप्चुअल आपको दे दी है, बता दी है। अब मैं आपके लिए जो क्वेश्चंस बना के लाया हूं वो मैं आपको अब करवाता हूं, सुनिएगा। अभी आपने थोड़ी देर पहले इसका नाम सुना था, अर्जुनायन। अर्जुनायन उस जमाने का सबसे बड़ा गणराज्य था। तो सुनिएगा, वॉट आर द एरियाज वेयर अर्जुनायन ट्राइब हैड ओवरऑल इन्फ्लुएंस? हिंदी में सुनो, वे कौन से क्षेत्र थे जहां पर अर्जुनायन जनजाति का समग्र प्रभाव था? क्या वो बीकानेर और जैसलमेर का इलाका था? तो भैया ये तो पूरा केवल राजस्थान तक लिमिटेड हो गया। क्या वो हदोती का क्षेत्र था? क्या वो उदयपुर और प्रतापगढ़ का क्षेत्र था? तो ये तो केवल राजस्थान में घूम रहे हैं। तो इसका जो सही विकल्प है दोस्तों वो अलवर और भरतपुर। भरतपुर तो ऑलमोस्ट यूपी पे टच हो जाता है आगे। तो ये इनका सटीक इलाका जो है बताया गया है। बिकॉज जो अभी आपने कॉन्सेप्चुअल चीज पढ़ी थी तो उसमें आपने सहारनपुर याद रखा था, उसमें आपने भागलपुर याद रखा था, उसमें आपने लुधियाना याद रखा था, उसमें चौथा आपने दिल्ली याद रखा था। जरूरी थोड़ी ना क्वेश्चन बिल्कुल ही वैसा आ जाए। अक्सर एग्जाम में होता है कि क्वेश्चन और ज्यादा टेढ़ा आता है। तो क्वेश्चन अगर इतना टेढ़ा आया तो याद रखना जो सटीक जगह यहां पर बताई हुई है इन सारे विकल्पों में से अलवर से लेके भरतपुर तक का जो इलाका था वहां पर अर्जुनायन नाम की जो जनजाति थी वो अपना निवास करती थी। ठीक है, तो एक प्रश्न आपका ये बन जाएगा। क्वेश्चंस की डिफिकल्टी मैंने हाई ही रखी है क्योंकि सरल क्वेश्चन तो कहां पूछे जाते हैं आजकल। उसके बाद देखते हैं प्राचीन भारत का, एंशियंट इंडिया का, प्राचीन भारत का पहला गणतंत्र, पहला गणराज्य, फर्स्ट रिपब्लिक कौन था? तो ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया था। क्या वो हस्तिनापुर था? क्या वो इंद्रप्रस्थ था? क्या वो वैशाली था? क्या वो ध्रुवद था? तो जी हाँ दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया ये आपके लिए, वैशाली था। और वैशाली में दोस्तों कौन लोग राज कर रहे थे? अगर ये भी प्रश्न आपसे बन जाए तो ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि लिच्छवी लोग राज कर रहे थे। ठीक है, चलो और क्या एमपीपीएससी हमसे यहां पर प्रश्न बना सकता है और देख लेते हैं। और क्या प्रश्न हमसे यहां पर बना सकता है एमपीपीएससी, तो वो भी देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहां पे 4 विकल्प दिए गए हैं, ध्यान से सुनना। ये बहुत तगड़ा प्रश्न है भैया, एकदम बेस्ट क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको क्वेश्चन पढ़ के, एकदम आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। हाँ सर अब मजा आया, ये है 1 नंबर के तगड़े क्वेश्चंस, बिल्कुल वसूल हो गया हमारा वीडियो देखना। अब सुनना, ठीक है दोस्तों, महाभारत के अंदर ना टोटल 18 पर्व हैं। कितने पर्व हैं महाभारत के अंदर? 18। अगर आपको नहीं पता है तो महाभारत के अंदर महाभारत को टोटल 18 भागों में बांटा गया है। हर भाग का अपना एक नाम है। ठीक है, तो टोटल कितने भाग हैं? 18। तो हम इसको भाग ना बोल के, पार्ट्स ना बोल के क्या बोलते हैं? पर्व बोलते हैं। तो महाभारत में टोटल 18 पर्व हैं। तो आपको यह बताना है कि कौन से पर्व के अंदर हिंदुस्तान के, इंडिया के गणतंत्रों के बारे में और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताओं के बारे में लिखा है। क्वेश्चन समझ गए आप? टोटल महाभारत में कितने पर्व हैं? 18। तो 18 पर्वों में से कौन से पर्व के अंदर रिपब्लिक यानी कि गणराज्यों की विशेषताओं के बारे में लिखा है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो 12वां पर्व है, जो 12 नंबर का पर्व है, उसमें जो है गणराज्यों के बारे में लिखा है। मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, अगर आपने ये वीडियो देखी है तो आपको चाहे गूगल से, गूगल ही सबसे अच्छा तरीका है, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। और आंसर आप कैसे देंगे कि जो 12th पर्व है ना, आपको कैसे लिखना है? आंसर करके लिखना, ऐसे नहीं रैंडम सा उठा के लिख देना, तो बाकी लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया एक व्यक्ति क्या बोल रहा है कमेंट में। तो आप ऐसे करके लिखना आंसर,
आंसर करके डैश लगा के लिखना कि महाभारत के जो 18 पर्व हैं, जिसमें जो 12वें नंबर का पर्व है जिसमें गणराज्यों की विशेषताएं दे रखी हैं, तो इस 12वें पर्व का आखिर नाम क्या है, तो वो आपको आंसर लिख के और ऐसे 12th पर्व लिख के आगे जो है आपको उसका नाम कमेंट सेक्शन में बताना। मैं देखता हूं आप में से कितने लोग सर्च करके बता पाएंगे। और हो सकता है एग्जाम में नंबर ना पूछे कि ये कौन से नंबर का पर्व है, हो सकता है कि क्या केवल पर्व का 12वें पर्व का नाम ही दे दे, नाम में से ही पहचानने को कहे। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है। थोड़ा आपको भी मेहनत करने का मौका मिलेगा, इससे थोड़ी आपकी भी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर दोस्तों चलते हैं, देखते हैं कि वैशाली, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि प्राचीन भारत का, एंशिएंट इंडिया का सबसे पहला रिपब्लिक, सबसे पहला गणराज्य था, तो वो आखिर वैशाली जो है वो कौन से महाजनपद का कैपिटल था, वैशाली कौन से महाजनपद की राजधानी थी। तो वज्जी, कौशल, काशी, मगध। तो दोस्तों आंसर पहले से आपके लिए हाईलाइट मैंने किया ही हुआ है कि जो वैशाली था ना, वैशाली जो पहला, सबसे पहला रिपब्लिक था, सबसे पहला गणराज्य था, तो ये वज्जी महाजनपद की राजधानी था। क्योंकि क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता है ना आपसे, तो हम ये भी आपके लिए बना के लाए, ठीक है। अच्छा चलो आगे देखते हैं, आगे और क्या प्रश्न है। ये लास्ट प्रश्न होगा, 5 प्रश्न मैंने आपके लिए बनाए थे। ये भी एक नंबर आपको पढ़ के मजा आ जाएगा। क्वेश्चन ही बड़ा है, एक पेज में, एक स्क्रीन पे भी नहीं आ रहा। 1 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन सुन लो पहले। अकॉर्डिंग टू विच ग्रीक हिस्टोरियन, यानी कि किस ग्रीक इतिहासकार के अनुसार, मोस्ट ऑफ द सिटीज ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, यानी कि भारत के ज्यादातर उत्तर पश्चिम इलाके, हैड डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ एलेक्जेंडर्स इन्वेजन। यानी कि क्या कहा जा रहा है कि जब एलेक्जेंडर ने, यानी कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, तो सिकंदर कहां से आया था, उत्तर पश्चिमी भारत से, पाकिस्तान वाली साइड से ही आया था। तो जब वो पाकिस्तान वाली साइड से, वो उत्तर पश्चिमी साइड से आया था सिकंदर, तो उस टाइम पर इंडिया के अंदर कई सारे गणराज्य चल रहे थे सिकंदर के टाइम पर। तो ऐसा कौन से ग्रीक इतिहासकार ने कहा है, ये बात, ये काफी बड़ी बात है कि जब सिकंदर आया तब भारत में काफी सारे गणराज्य पहले से ही चल रहे थे और उन्होंने सिकंदर की आर्मी को बहुत ही तगड़ी फाइट दी थी, अलेक्जेंडर डर गया था ऑलमोस्ट। तो कौन से ग्रीक इतिहासकार ने यह बात कही है, तो वही उस ग्रीक इतिहासकार का नाम आपसे पूछ रहा है कि भैया किसने कहा है कि सिकंदर के टाइम पर भारत के अंदर कई गणराज्य चल रहे थे। तो दोस्तों नाम कंफ्यूजन वाला है, क्या है, डियोडोरस सिक्यूलस, हेरोडोटस, बहुत से लोग हेरोडोटस में भी टिक लगा सकते हैं जब तुक्का लगाएंगे तो। उसके बाद क्या है, उसके बाद है थ्यूकाइडाइडस, और फिर है फ्लेवियस जोसेफस। इसमें जो सही उत्तर है दोस्तों वो है डियोडोरस सिक्यूलस। इन्होंने ही कहा था कि जब भारत में सिकंदर आया था तो उसने कई सारे गणराज्य देखे थे हिंदुस्तान के अंदर, और उन सारे गणराज्यों ने अलेक्जेंडर को बहुत तगड़ी फाइट दी थी। तो दोस्तों मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये जो लेक्चर बना है, ये लगभग 28 मिनट का लेक्चर बना है, तो क्या ये 28 मिनट जो आपने इस वीडियो में दिए, क्या इसने आपकी वीडियो, ये 28 मिनट ने क्या कंटेंट जो आपको मिला है उससे पूरा इंसाफ हुआ कि नहीं, है ना। तो अगर अच्छा आपको सच में लगा हो तो एक कमेंट अगर आप एप्रिसिएशन वाला कर देंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। लाइक कर देंगे तो भी अच्छा लगेगा, और अगर नहीं अच्छा लगा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, वो भी विकल्प आपके पास मौजूद है। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि जो एक नया शब्द आपके सिलेबस में ऐड हुआ है गणराज्य यानी कि रिपब्लिक, इस पे मैं कॉन्सेप्चुअल प्लस एमसीक्यूज, आड़े टेढ़े एमसीक्यूज भी सब कुछ मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आ सका। तो थैंक यू वेरी मच। और जी हाँ, जाने से पहले हमेशा मैं आपसे एक चीज़ कहता हूं कि अगर आपको इसी लेवल की क्वालिटी स्टडी करनी है और कंप्लीट एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करनी है घर बैठे बैठे, और वो भी ऑफलाइन इंदौर की क्लासेस का आनंद लेना है, तो आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए जिसकी लिंक कमेंट सेक्शन में है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पर प्रीलिम्स का कोर्स है, वहाँ पर टेस्ट सीरीज का कोर्स है, वहाँ पर मेंस का कोर्स है, वहाँ पर एनसीईआरटी का कोर्स है। जो आपको ज़रूरत है वो सारे कोर्सेज वहाँ पर एकदम प्रॉपर सिस्टमैटिक। अगर आप पूछो कि सर आपके इंस्टीट्यूट की खासियत क्या है, तो भैया हमारे इंस्टीट्यूट की बड़ी सिंपल सी खासियत है कि हम
कोई प्रचार प्रसार करने के लिए तो हमारे पास कोई ऐसी सुविधा या पैसा नहीं है, लेकिन एक चीज़ अपने को पता है कि जो भी व्यक्ति अगर किसी कोर्स में एनरोल हो गया तो उसको सबसे पहले तो एकदम सिस्टमैटिक चीज़ मिलेगी, उसको कंटेंट मिलेगा, उसको डिटेल्ड लेक्चर्स मिलेंगे। अगर 1 घंटे की चीज़ को 3 घंटे में भी समझाना पड़ा तो 3-3 4-4 घंटे के भी लेक्चर्स हैं। आत्मा तृप्त हो जाएगी, मजा आ जाएगा और एग्जामिनेशन के लिए एकदम तगड़े रेडी हो जाओगे, चाहे वो नोट्स हो, हैंड रिटन नोट्स हो, लेक्चर हो, एमसीक्यूज हो, सप्लीमेंट्री नोट्स हो, सबकी भरमार है कोर्स के अंदर। ठीक है, तो मैं आपसे अगली वीडियो में अब मिलता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।